हे हेलो एवरीवन, दिस एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ हाईएचएन जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान एपीओ की एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें थर्ड वेयर एक्ट आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कानून है, मच नीडेड कानून था जब भारत देश में बनाई गई थी। आज भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहने वाली कानून। मैं सिंपली आपसे कहूं तो आप सबकी जिम्मेवारी बनती है इस कानून को समझिएगा। इस कानून का बेयर प्रोविजन समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से ही जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए नहीं है जरूरी कानून। जो भी इंसान, मैं कहूं एक सिंपल ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से भी, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी SC/ST एक्ट 1989 को समझना बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर चैनल पे हम पूरी एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर कानून की। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ और अच्छे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस कानून से उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे समर्थ हाईएचएन जुडिशरी पे। बस आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ साझा करिए, दुनिया को बताइए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाओगे तभी आपके एग्जाम्स में अच्छे करने की चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एक कोर्ट के साथ शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कुछ कहा था, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2016 में कि जब SC/ST के राइट्स को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ इक्वालिटी भारत देश के जो नागरिक हैं, जो दी गई, वो अचीव हो जाती है। तो जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जो उम्मीद रखी थी समानता के अधिकार का, वो तभी पूरा होगा जब देश के शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकारों को क्या करें, उनके मेंबर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था। देखिए, एक कानून मेरे तो बहुत करीब है, क्योंकि मेरा पहला केस ही SC/ST एक्ट पे था, तो मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ाई करी थी SC/ST एक्ट की। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है इस कानून को बहुत प्यार से समझिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके लिए आप राजस्थान एपीओ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन को ज्वाइन करिए, जहां पे MCQs में आपको कराऊंगा। दोनों का लिंक पिंड कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं पहले। एक्ट नंबर क्या है इस कानून का? 33। आपको याद रखने का एक निमोनिक बता देता हूं, एस दोनों में यूज हुआ SC/ST में। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो 3 हो जाएगा। तो 33 हम याद कर सकते हैं। किस साल की कानून है? 1989। डेट ऑफ कमेंसमेंट इस कानून का क्या है? किस दिन से शुरू हुई ये कानून? 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी क्यों? गांधी जी की डेथ हुई थी और गांधी जी ने SC/ST के लिए काफी ज्यादा फाइट करा था। उन्होंने काफी सारे आंदोलन चलाए थे। उनके बारे में भी अगर आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा। तो उन्हीं के याद में बेसिकली डेट ऑफ कमेंसमेंट इन्होंने क्या रखा? 30 जनवरी 1990। ठीक है। डेट ऑफ रिसीविंग एसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति ने किस दिन इसके बाद इस पर्टिकुलर कानून को एसेंट दिया था? 11 सितंबर 1989। ये भी याद रखना है। पूछ लें कभी कानून के बारे में, कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग। एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश पे लागू हुई है। टोटल सेक्शंस 23 हैं, टोटल चैप्टर्स 5 हैं और जेंडर न्यूट्रल कानून है। चाहे आप लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपने इस कानून के तहत कोई भी ऑफेंस करा है तो आप पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। आपको उसके लिए सजा दी जाएगी, चाहे आप कोई भी हो। चाहे किसी लड़की के खिलाफ कराओ, लड़के के खिलाफ कराओ, किसी के खिलाफ कराओ, मैटर क्या करता हो? मेंबर ऑफ SC/ST होना चाहिए जिसके खिलाफ आपने कुछ करा हो गलत। और आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई आप कि ये कानून बनाई क्यों गई थी? व्हाई दिस एक्ट वाज इनेक्टेड? व्हाट वाज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट एंड टू व्हाट एक्सटेंट इन द ईयर 2023 2024 बेसिकली ये कानून उस एम एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है। देखिए, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, इस कानून के प्रोविजंस को जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि उस टाइम भारत देश की जरूरत कितनी ज्यादा थी SC/ST की। SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की कितना ज्यादा गलत हो रहा था उनके साथ। SC/ST के जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ कितना गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था। काफी सारी चीजें थी जिसके मद्देनजर ही ये कानून बनाई गई थी। उसके एक्ट एंड ऑब्जेक्टिव को समझिए, लिखा हुआ है यहां पे। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट व्हाट? क्या रोकने के लिए बनाई गई थी? कमीशन ऑफ ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार के अपराध जो हो रहा है। देखो, मर्डर एक अत्याचार नहीं मान सकते एक बार को आप, लेकिन किसी के साथ बैठने नहीं देना, किसी को किसी के हाथ का पानी नहीं पीने देना, यह बहुत बड़ा अत्याचार है मेरे अकॉर्डिंग भी। चमका तो यही कह रहा है कि एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेज ऑफ एट्रोसिटीज, जो अत्याचार के अपराध हो रहे थे किन के खिलाफ? मेंबर्स ऑफ SC/ST, उसको रोकना था। दूसरा, टू प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेज। कुछ भी ऑफेंस अगर इस कानून के तहत आपने करा तो उसका ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे। एक ऐसा कोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ऑफेंसेज के साथ डील करेगा जो इस कानून के तहत आता है। एक्सक्लूसिव मतलब ये होता है सिर्फ और सिर्फ। थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड
थर्ड रीजन क्या था? फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ सच ऑफेंसेज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इncidental thereto। जो भी लोग हैं उनके लिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन करना, जो भी विक्टिम्स हैं उसके लिए बनाया गया था कानून। चमका? इस मेंस को ये सारी बातें मेंस में लिखनी होती हैं। आपको सेक्शन 1 के ऊपर जो दिया हुआ रहता है ना बेयर एक्ट में, उसको पढ़ा करिए। एक्ट एंड ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें, ठीक है। सेक्शन 2 को समझिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कहता है, कुछ डेफिनेशन के बारे में बात कर रखा है, एबीसीडी में पढ़ेंगे। ए में बात करें कि एट्रोसिटी जो सेक्शन 3 के तहत पनिशेबल है, हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। स्पेशल सेक्शन 3 के ऊपर बात करेंगे। इस पूरे कानून का क्रक्स सेक्शन 3 में है। कौन कौन से अपराध आते हैं वही तो है पढ़ना में, और पनिशमेंट पढ़ लेंगे, यही तो काम खत्म हो गया। तो यही तो दो जो सेकंड वीडियो होगा दैट इज गोइंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं इस कानून की तो, ठीक है। बी क्या कहता है? कोड मतलब सीआरपीसी, जो हमारा पता है। अब डिपेंडेंट का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2(1)(b) में। कहता है डिपेंडेंट मतलब स्पाउस, पत्नी, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम हु आर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। दिस वर्ड एक्टेड इन द एक्ट ऑफ 2016 में ऐड करी गई थी। डिपेंडेंट का जो डेफिनेशन है ना, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016 में ऐड किया गया था सेक्शन 2(1)(b) में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बेसिकली आपको क्या रेड लाइट में लिखा हुआ है सारी बातों को समझिए, जो हाईलाइट कर रखा है। स्पाउस में पत्नी आ गए, बच्चे आ गए, माता पिता आ गए, ब्रदर एंड सिस्टर्स आ गए विक्टिम्स के। लेकिन इसके अलावा एक बात नीचे लिखी हुई है, जो विक्टिम के ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट हो। किस पर्सपेक्टिव से भाई? सपोर्ट और मेंटेनेंस। ये कितना वेग है ये टर्म। मैं विक्टिम हूं, मान लो SC/ST के तहत अगर मैं बोलूं मैं विक्टिम हूं, तो मेरे माँ बाप के अलावा अगर मैं कहूं मेरे भाई बहन भी मेरे ऊपर सपोर्ट, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे डिपेंडेंट में आएंगे, पर किस तरीके के सपोर्ट की बात कर रहे हो आप? किस तरीके की मेंटेनेंस की बात कर रहे हो आप? फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, कैसी मेंटेनेंस की बात कर रहे हो? तो एक बहुत ही वेग टर्म है ये, ठीक है। ये चीज समझिए, मेंस के पर्सपेक्टिव में आप लिख सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कुछ ऐसा। तो ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ पढ़ा रहा हूं, आगे देखेंगे। आगे कहता है BC में इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट में कहता है कि किसी भी SC/ST मेंबर को इकोनॉमिक बॉयकॉट पाया जाएगा, कब बोला जाएगा? जब उसके साथ कोई काम नहीं कर रहा, डीलिंग नहीं करने दे रहे हो आप, वर्क फॉर हायर, उसको हायर नहीं करने दे रहे हो काम के लिए, या कोई बिजनेस नहीं कर रहा उसके साथ, या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो आप उसको, इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विसेज और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटी फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन है, उसके बावजूद आप उसको काम नहीं करने दे रहे, उसके साथ आप काम नहीं कर रहे, उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक तरीके का इकोनॉमिक बॉयकॉट अंडर सेक्शन 2(1)(b)(c)। आगे कहता है उसके साथ किसी भी टर्म्स पे कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाने वाला काम नहीं कर रहे आप। आगे कहता है प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन से जो एक बंदा दूसरे लोगों के साथ बनाता है नॉर्मली, उससे आप उसको रोक रहे हो। ये सारी बातें इकोनॉमिक बॉयकॉट के अंदर मानी जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। BD में कहता है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 14 के तहत जो बनाई जाएगी उसको एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बोलेंगे। BE में फॉरेस्ट राइट्स, अगर आपने FRA पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा 2006 का कानून है, उसमें जो फॉरेस्ट राइट का डेफिनेशन दिया हुआ वही माना जाएगा। BF में माना जाएगा मैनुअल एक्सकावेंजर, जो 2013 का कानून है, उसमें जो मैनुअल एक्सकावेंजर का डेफिनेशन दिया हुआ है वही माना जाएगा। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, याद रखिएगा। अब एक BB में हमने क्या पढ़ा? डिपेंडेंट का पढ़ा। तो BB मान लो सिंपली, मैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर साइड करके कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं सब निमोनिक के लिए याद रखने के लिए बोल रहा हूं। BB मतलब डिपेंडेंट, मान लो वाइफ डिपेंडेंट होती है, ऐसा करके आप मान लो BB मतलब वाइफ हो गई, वो डिपेंडेंट, तो अपन याद रखेंगे BB में क्या दे रखा है? डिपेंडेंट। अब वो डिपेंडेंट है, उसको अपनी इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दिया अगली बार BC में, तो वो कहां चली गई? वो कोर्ट चली गई BD में, फिर उसके बाद वो जंगल चली गई मान लो। उसके बाद दो याद रख लेना यार, मैनुअल एक्सकावेंजर, और BG में याद कर लेना पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन। तो ये मैंने आपको सिंपली याद रखने का ट्रिक बताया, अगर आप चाहो तो BG में क्या दे रखा है? पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन 21 ऑफ द IPC में दे रखा है वो तो होगी, उसके अलावा कोई और भी पर्सन जिसको डीम माना जाता है पब्लिक सर्वेंट के रूप में इस पर्टिकुलर कानून के तहत, अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत दिया हुआ पावर, तो पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, ठीक है। सेक्शन 2(1)(c) कहता है शेड्यूल टाइप का डेफिनेशन वही होगा, वही मीनिंग होगा जो आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 24, क्लॉज 25 में दे रखा है। ये बात याद रखना है आपको। SC/ST का डेफिनेशन हम कहां से डिराइव कर रहे हैं? आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो अनुच्छेद 366 में क्लाउज 25 और क्लाउज 25 में जो 24 और 25 में बातें कर रखी है SC/ST के बारे में, वही मीनिंग यहां पे होगा सेक्शन 2(1)(c) के तहत। स्पेशल कोर्ट 2(1)(d) में दे रखा है, सेक्शन 14 में जो स्पेशल कोर्ट की बात कर रखे हैं। 2(1)(e) में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 15 में जो बात कर रखा है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कोई भी एडवोकेट जो बना सकते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 2(1)(e) में शेड्यूल की बात कर रखा है, शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। EB सोशल बॉयकॉट की बात करता है। सोशल बॉयकॉट क्या हो सकता है? सामाजिक बहिष्कार। सोशल बॉयकॉट मीन्स अ रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन, किसी भी पर्सन को ये परमिट करने से रिफ्यूज कर दे रहे हो आप कि किसी भी पर्सन के साथ बैठो या उसके साथ कोई भी चीज लो, रिसीव
कस्टमरी सर्विस में, या फिर सोशल रिलेशन से अब्सटेन करवा देना, ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? सोशल बॉयकॉट। तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ की रीच नहीं ले सकता, तुम कस्टमरी सर्विस के लिए भी मेरे पास नहीं दे सकते, या फिर सोशल रिलेशन से अब्सटेन कर देना। ये सारी बातें सेक्शन 2(1)(e)(b) में क्या है? सोशल बॉयकॉट है। इकोनॉमिक बॉयकॉट पढ़ा दिया, सोशल बॉयकॉट पढ़ा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसी में विक्टिम का डेफिनेशन दे रखा है। विक्टिम मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो फॉल करता है किस डेफिनेशन में? एससी एंड एसटी सेक्शन 2(1)(c) में, जो मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल 366 क्लाउज 24-25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे जो एससी एसटी की मीनिंग दे रखी है वही तो यहां पर दे रखा है ना। तो कोई भी ऐसा मेंबर जो एससी एसटी के डेफिनेशन में आता है और जिसने सफर किया हो या एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, कैसा? फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मॉनेटरी हार्म, या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म हुआ हो एज द रिजल्ट ऑफ द कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? विक्टिम है वो। उसके अलावा उसके अलावा भी कौन कौन लोग आते हैं विक्टिम के डेफिनेशन में? उसके रिलेटिव्स, लीगल गार्जियन और लीगल हेयर्स। अब रिलेटिव कौन होगा ये भी वेग है। रिलेटिव तो कोई भी हो सकता है यार, रिलेटिव तो कोई भी हो सकता है ना। लीगल गार्जियन तो आप समझते हो माता पिता, या कोई भी उनके अलावा अपॉइंटेड है, या मान लो मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरे लिए जो कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है वो लीगल गार्जियन होंगे। लीगल हेयर जो मेरे बाद होंगे। ये सारी बातें क्या है? विक्टिम के डेफिनेशन में दे रखी है। ईडी, विटनेस वही हो सकता है जो अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के साथ हो, जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए रिगार्डिंग इस एक्ट के तहत। और कोई भी ऐसा वर्ड जो इस कानून में नहीं डिफाइन किया हुआ, अगर आईपीसी में डिफाइन है, सीआरपीसी में डिफाइन, इंडियन एविडेंस में डिफाइन है, तो वहीं से लिया जाएगा, बेसिकली क्रिमिनल मैनुअल से लिया जाएगा। ठीक है, ये बातें आप सबको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन में मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे कैसे याद रखना है वो आप देखो, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आप मुझे बताओगे। इसी में विक्टिम दे रखा है, ईडी में विटनेस दे रखा है। ईडी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। ईडी को देखने के लिए हम लोग विटनेस कर रहे हैं ना, ईडी विटनेस कर रहे हैं, याद रखो 2(1) ईडी को हम लोग विटनेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में, तो याद रहेगा। ठीक है, 2(1)(f) जो मीनिंग्स की बात कर रखा है, ईसी विक्टिम की बात कर रखा है, याद रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 2(1)(b)(b)? बीबी मैंने बोला था ना, बीबी डिपेंडेंट होती है, वाइफ डिपेंडेंट होती है। सिंपली मैं कह रहा हूं यार, मैं मजाक नहीं बना रहा, मैं सिंपली याद रखने के लिए बोल रहा हूं। एससी एसटी एक्ट के तहत कौन डिपेंडेंट माना जाता है, कौन डिपेंडेंट नहीं माना जाता? ऑप्शन है चिल्ड्रंस, बच्चे नहीं माने जाते, पेरेंट्स नहीं माने जाते, स्पाउस नहीं माने जाते, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीनों ही माने जाते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। चिल्ड्रन भी, स्पाउस भी, पेरेंट्स भी, ब्रदर एंड सिस्टर भी माने जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? डिपेंडेंट माने जाते हैं विक्टिम के। कहाँ डेफिनेशन दे रखा है बताओ? देखो 2(b)(b) में, मतलब 2(1)(b)(b) में दे रखा है ना डेफिनेशन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। सेक्शन 3 कहता है, नहीं सेक्शन 3 तो अपन पढ़ेंगे स्पेशली ना, स्पेशल पढ़ेंगे, वही तो मेन है पूरा। एट्रोसिटी, अत्याचार के अपराध, प्रॉपर थंबनेल में लिखा होगा अत्याचार के अपराध, ठीक है, 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको। अब मैं सीधे आपको पढ़ाता हूँ चैप्टर 4, चैप्टर 5 चैप्टर है उसमें 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात कर रखा है, क्योंकि हमने स्पेशल कोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ा ना अभी। स्पेशल कोर्ट सेक्शन 14 में जो डिफाइन कर रखा है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो हमने बात करी कि वो सारी बातें कहाँ डिफाइन कर रखा है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए कहाँ डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था। बीडी में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, बीबी को जब आप डिपेंडेंट होती है उसको अगर आप क्या करते हो, इकोनॉमिक बॉयकॉट करते हो तो कोर्ट चली जाती है डी में, फिर में जंगल चली जाती है, सारी बातें मैंने आपको पढ़ाया था ना। उसी की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सेक्शन जो चैप्टर 4 है अपना, बेसिकली सेक्शन 14 और 15 उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 14 डील करता है स्पेशल कोर्ट एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। सिंपली कहता है कि स्पीडी ट्रायल के लिए, किसके लिए भाई? स्पीडी ट्रायल के लिए, जल्दी से जल्दी न्याय मिले। स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की बात हो, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल, याद रहेगा, विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट के चीफ जस्टिस, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंकरेंस में एस्टैब्लिश करती है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। प्रोवाइजो कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में केसेज कम है, जो होने भी चाहिए, मैं तो चाहता हूं केसेज 0 हो जाएं इस कानून के तहत, अगर मिनिमम नंबर ऑफ केसेज होते हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बना सकती है। मतलब मैं सिंपली आपसे पूछूं कि अगर मैं बोलूं कि बताओ यार, क्या मजिस्ट्रेट जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होते हैं, बेसिकली एमएम जो होते हैं, क्या उनके कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है इस कानून के तहत? तो आपका आंसर होगा नहीं भैया। किसको बनाएंगे? सेशन कोर्ट को। तो बेसिकली ये तो कहता है 14 कि आप तो सेशन कोर्ट छोड़ो, आप तो बनाओ स्पेशल कोर्ट भाई, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाओ इस कानून के तहत। पर मान लो वहां केसेस कम है, 2-4 हैं, वो होने ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं 2-4 हैं फिर भी, तो उसके लिए सेशन कोर्ट में इस केस को लगा दो, ऑफेंसेस के ट्रायल की पावर दे दो। प्रोवाइजर 2 कहता है कोर्ट्स सो एस्टैब्लिश्ड और स्पेसिफाइड शैल हैव द पावर टू डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। कानून बिल्कुल सिंपल कहता है कि आपके पास अगर आप केस गया तो आप ऑफेंसेस को कॉग्निजेंस ले सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि इतने नंबर ऑफ कोर्ट्स बनाओ
कि जितने भी केसेज हो रहे हैं 2 महीने के अंदर डिस्पोज हो जाए। ये आंसर याद रखना है आपको। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 कहता है 2 महीने का पावर है, 2 महीने के पावर के अंदर केसेज को ट्रायल करो, खत्म करो। सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 कहता है कि जितने भी ट्रायल होंगे स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव और स्पेशल कोर्ट में डे टू डे चलेंगे अंटिल अनलेस कुछ ऐसा प्रोविजन ना आ जाए, वो आप सबको भी पता है। प्रोवाइजो कहता है कि ये 2 महीने काउंट कब से होंगे भाई? जिस दिन से चार्जशीट फाइल हो जाती है, ये याद रखना। सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 कहता है कि जिस दिन से चार्जशीट फाइल हो गई उसके 2 महीने के अंदर केस डिस्पोज हो जाना चाहिए। चमका, समझ में आ रहा है? चार्जशीट क्या होती पढ़ा है? सेक्शन 173 पढ़ना कभी, सीआरपीसी का। 14A अपील्स की बात कर रहा है। अपील कहां करोगे? अपील के प्रोविजन ऐड कब किए गए थे? 2016 में। कहता है आप अपील कर सकते हो इस कानून के तहत किए हुए किसी भी जजमेंट को लेकर के, सेंटेंस को लेकर के, ऑर्डर को लेकर के, एक्सेप्ट किसके बारे में? इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, बीच में जो ऑर्डर्स आए उसको छोड़ दो। जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो, अपील कर सकते हो, आप सेंटेंस को अपील कर सकते हो, ऑर्डर को अपील कर सकते हो, किसी भी स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को। कहां पे? सीधे हाईकोर्ट में। किसके बेसिस पे? फैक्ट्स के भी बेसिस पे और लॉ के भी बेसिस पे। सिर्फ और सिर्फ लॉ के बेसिस पे ही नहीं अपील कर सकते, फैक्ट के बेसिस पे भी आप हाईकोर्ट अपील कर सकते हो। ठीक है ना? आगे कहता है अपील कहां लाई करेगा? सेक्शन 378 अगर एक्विटल के केस में अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट में अपील कर लाई करेगा सेक्शन 14A के तहत। आगे नथिंग नॉट बी एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हो आप? 90 दिन के अंदर। किस दिन से? जिस दिन से जजमेंट, सेंटेंस या ऑर्डर अपील मतलब आती है। सेंटेंस अगर आज आई है तो आज से 90 दिन काउंट कर लो। इसके तहत आप जाकर के कहां कर सकते हो? अपील हाईकोर्ट में। उसके अलावा एक और भी प्रोवाइजो कहता है 90 दिन से ज्यादा भी अगर मान लो एक्सपायर हो जाता है तो भी कर सकते हो, बशर्ते आपको बताना पड़ेगा हाईकोर्ट को कि क्या कारण थे। लेकिन किसी वैल में 180 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आज जजमेंट आई है तो 6 महीने के तहत मतलब 180 दिन के अंदर ही आपको अपील करना है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं। वैसे तो 90 दिन ही है सेक्शन 14A सबसेक्शन 3 में, लेकिन प्रोवाइजो में कहता है कि आप चाहो तो 90 दिन और भी एक्सटेंड हो सकता है, पर कारण बताना पड़ेगा आपको। आगे कितने दिन के अंदर अपील डिस्पोज करनी है हाईकोर्ट को? 3 महीने के अंदर। सेक्शन 14A सबसेक्शन 4 कहता है। तो 2 महीने में ट्रायल होगी सेशन कोर्ट या एक्सक्लूसिव और स्पेशल कोर्ट में। हाईकोर्ट में कितने दिन के अंदर डिस्पोज होगा मैटर अपील का? 3 महीने के अंदर। सेक्शन 14A सबसेक्शन 4 कहता है। समझ गए भाई? 15 देख लो। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। स्पेशल कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जिसकी तैयारी कर रहे हो आप एपीओ की, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बाद में पीपी बनोगे आप। तो कहता है 7 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए अगर आपको एक्सक्लूसिव और स्पेशल कोर्ट में या फिर एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको अपॉइंट होना है तो। पढ़ना आप सेक्शन 24 पढ़ना कभी जाकर के आप। उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हुई, उसमें 10 साल मांगता है, यहां पे 10 साल नहीं मांगता, 7 साल ही मांगता है। तो 7 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 और एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के तहत अपॉइंट होना है तो 7 साल से कम की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, 7 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस चाहिए। ये चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 हम डील करेंगे स्पेसिफिकली अत्याचार के अपराध। कौन से अपराध अत्याचार के अपराध में आते हैं SC/ST एक्ट 1989 में। पूरी एक्ट का जो क्रक्स है सेक्शन 3 ही है, उसके पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और दोनों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू सो मच।